नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लेक्चर वीडियोस भी देखेंगे। तो आज उसी क्रम में हम यहाँ पर थ्योरी की क्लास लेकर के आए हैं और इस थ्योरी के जो क्लासेस में जो पहली क्लास है, जो पहला टॉपिक है, वो आधुनिक भारत से है और वो भी भारत में संवैधानिक विकास। तो आज का जो लेक्चर है ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, जिसका प्रारंभ होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1935 के भारत शासन अधिनियम पे जाकर के ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जितने भी अधिनियम बने हैं उनमें क्या प्रावधान है, किस परिप्रेक्ष्य में वो महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी थ्योरी क्लासेस में देखेंगे। तो इस संदर्भ में जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसका ये पहला चरण है, पहला स्टेप है रेगुलेटिंग एक्ट। और ये जो एक्ट है ये कब आया था? 1773 में। तो अगर हम किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, किसी विषय वस्तु को समझना है, तो हमें पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना चाहिए। जहाँ तक संवैधानिक विकास की बात है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ में अक्सर कन्फ्यूजन होता है और बच्चे रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं, रटते रहते हैं, भूलते रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जो संवैधानिक विकास है बहुत आसानी से याद हो जाए और हमारी उसमें एक समझ इस तरह से विकसित हो जाए कि किसी भी तरह का प्रश्न कोई भी आ जाए और हम उसको गलत ना करें। तो इसी तरह से आज लेके चलेंगे कि हम इसको इसी अप्रोच के साथ में देखेंगे कि कैसे हम संवैधानिक विकास को पढ़ें और चीज़ों को अच्छे से समझें। तो जब हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो क्यों आया? कोई भी अधिनियम है, कोई भी कानून है, कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए और व्यापार करने आई, फिर उसको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ युद्ध भी लड़ने पड़े। संयोगवश उन युद्धों में उसको विजय भी प्राप्त हुई और जब उसको विजय प्राप्त हुई तो उसके आधिपत्य में कुछ क्षेत्र आ गए। उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था भी उसको लागू करनी पड़ी। फिर आगे चल कर के कुछ समस्याएं आई और जब भी कोई अधिनियम आता है, कोई एक्ट आता है, कोई कानून बनता है, तो क्यों बनता है उसके पीछे कुछ समस्याएं रही होंगी। तो वो जो समस्याएं हैं, अगर हमें ये मालूम है कि क्या समस्याएं रही हैं, तो वो समस्याओं का जो निदान है, समस्याओं का उपचार है या समस्याओं का निराकरण ही तो अधिनियम में सुझाया गया होगा। तो अगर समस्याएं पता हैं तो बहुत आसानी से हम अधिनियम में क्या प्रावधान है वो भी समझ सकते हैं। और अगर प्रावधान को पढ़ लिए और प्रावधान पढ़ने के बाद उनकी कमियां समझ में आ गई तो फिर तो आप समझिए कि कोई भी अधिनियम आपको आत्मसात हो गया, फिर उसमें कुछ भी भूलने जैसी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे और जो उलझे हुए तार हैं उनको सुलझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या पृष्ठभूमि थी। तो आप देखते हैं कि अभी जैसे हमने बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में आई थी व्यापार करने और उसके बाद में उसने कुछ युद्ध लड़े, युद्ध जीते भी और उसका एक विस्तृत क्षेत्र हो गया। अब जो विस्तृत क्षेत्र हो गया उस पर उसने प्रशासन शुरू किया और प्रारंभ में क्या था कि ये जो कंपनी थी इसने बहुत मुनाफा कमाया, भारत से मुनाफा कमाया और जो इसके अपने शेयर होल्डर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, निवेशक थे, उनमें उस मुनाफे को बांटा भी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कंपनी थी, कंपनी दिवालिया होने लगी, कंगाल होने लगी और वहीं पर कंपनी के कर्मचारी जो थे वो निरंतर अमीर होते गए। मतलब कर्मचारी अमीर हो रहे हैं और कंपनी दिवालिया हो रही है। तो जब कंपनी दिवालिया होने लगी तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक पत्र भेजा इंग्लैंड की संसद में कि हमें, हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है तो हमें हमारी कंपनी के लिए कुछ ऋण प्रदान करिए। जब कंपनी का इस तरह का पत्र पहुंचा ब्रिटिश संसद में तो ब्रिटिश संसद एकदम से परेशान हो गई, एकदम सख्ते में आ गई कि
भारत जैसे देश के साथ व्यापार करके कोई कंपनी घाटे में कैसे जा सकती है। तब देखा गया कि क्या समस्याएं हैं। तो समस्या जो पहले निकल के आई वो समस्या ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। तो पहली समस्या क्या आई कि कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। कैसे? जो पहले कंपनी ने व्यापार किया उसका मुनाफा तो कंपनी को मिला, आगे चल कर के जैसे जैसे क्षेत्र विस्तार होता गया तो जो कंपनी के कर्मचारी थे इन्होंने अपना व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर दिया। और जब व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू किया तो उसका जो लाभ होगा वो किसको होगा? वो उस व्यक्ति विशेष को होगा जिसने वो व्यापार किया है, ना कि कंपनी को होगा। अब पता लग रहा है कि भारत से कोई कर्मचारी जा रहा है इंग्लैंड और उसे मालूम है कि इंग्लैंड में सूती वस्त्र हैं, इनकी बहुत मांग है, तो उसने अपने जहाज़ पे सूती वस्त्रों के ढेर रखवा लिए। अब वहाँ जाकर के इंग्लैंड पहुंचकर उन वस्त्रों को उसने महंगी कीमतों पे बेचा और मुनाफा कमाया। वो मुनाफा जो कि कंपनी को मिलना चाहिए, किसको मिला? व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को मिला जो कि भारत से वस्त्र लेकर के गया था। तो इसी तरह से इन लोगों ने, अब जैसे भारत में क्या हुआ कि जो भारत में राजा थे, कुछ बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को कुछ उपहार वगैरह देने प्रारंभ किए। तो बहुत शौक से जो अंग्रेज कर्मचारी थे इन्होंने उपहार वगैरह लेना स्वीकार किया और उपहार वगैरह लेते रहे, उन राजा महाराजाओं को कुछ सहूलियतें भी देते रहे। तो इस तरह से जो कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को आर्थिक क्षति हुई। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी को आर्थिक क्षति हुई। और आर्थिक क्षति क्यों हुई? क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। तो चलिए ये तो एक चीज़ हुई। अब दूसरा क्या, आप देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब ये भारत आई तो भारत में इसने क्या किया, इसने अपने 3 प्रेसिडेंसीज़ बनाई। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसीज़ हैं, एक सिंबॉलिक मैप है। आप मैप कैसा बना इस पर मत जाइएगा, आप ये समझिए कि मैप के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। तो जैसे एक प्रेसिडेंसी तो इनकी बनी बंगाल में और एक बनी मद्रास में और एक बनी बम्बई में। और आप देखें इनको ये जो है प्रेसिडेंसी क्यों कहा जा रहा है? तो प्रेसिडेंसी इसलिए कहा जा रहा है, प्रेसिडेंसी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक प्रेसिडेंट रहता हो या एक अध्यक्ष रहता हो। और जो अध्यक्ष था इन प्रेसिडेंसीज़ का, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया गवर्नर। यानी ये जो प्रेसिडेंसीज़ थी, इन तीनों प्रेसिडेंसीज़ में एक एक गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये जो गवर्नर था ये अपनी प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो भी शासन प्रशासन देखना होता था वो यही देखते थे। लेकिन इन तीनों के पास, चाहे बंगाल हो, चाहे मद्रास हो या फिर बम्बई हो, इन तीनों के पास समान अधिकार थे। समान अधिकार होने की वजह से आपस में कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं था, बहुत अच्छा तालमेल नहीं था। और तालमेल ना होने का आप उदाहरण देख सकते हैं कि जब बम्बई प्रेसिडेंसी मराठों के साथ में संधि कर रही है और उधर जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है वो मराठों के साथ में क्या कर रही है? युद्ध की घोषणा कर रही है। एक ही शक्ति है, एक ही विदेशी शक्ति है और उसके 2 अलग अलग केंद्र हैं और दोनों केंद्र एक ही भारतीय शक्ति के विरुद्ध 2 विपरीत नीतियां अपना रहे हैं। तो ये किस चीज़ का अभाव है? ये है तालमेल का अभाव, समन्वय का अभाव। तो दूसरा जो कमी देखी वो क्या थी? भारत में कंपनी प्रशासन में आपसी तालमेल का अभाव। अब देखिए 2 ही कमियां पूरे आपके जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी पृष्ठभूमि तैयार करती हैं और इसी आधार पर पूरा रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके प्रावधान निश्चित होंगे। तो पहली कमी क्या थी? कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। दूसरी कमी क्या थी? प्रशासन में आपसी तालमेल का अभाव था। अब जो प्रावधान आएंगे वो प्रावधान इन्हीं कमियों का निराकरण करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या प्रावधान थे। तो देखिए हम लोग प्रावधान पे आए तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में आपके होते थे, एक होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और एक होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या थे ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर?
शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम शब्दों को समझ गए तभी उनका अर्थ समझ पाएंगे, तभी उनको परिभाषित भी कर पाएंगे। अगर शब्द नहीं समझ में आए तो ना हम उनका अर्थ समझ पाएंगे, ना हम उनको परिभाषित कर पाएंगे। तो देखिए कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है। सपोज करिए कि हम एक कंपनी खोलने जा रहे हैं और हमने आप लोगों से कहा कि चलिए एक कंपनी खोलते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि ठीक है मैम, चलिए आप खोलिए कंपनी, हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि वैकेंसीज़ का और नौकरियों का तो आलम यह है कि पहले तो वैकेंसीज आए फिर उनका एग्ज़ाम हो जाए, और एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट आए, और रिजल्ट पे पता लग रहा रिजल्ट आ गया, सब कुछ सही है, उसके बाद में वो कोर्ट में केस चला गया। तो मतलब बड़ा झोल-झाल रहता है। तो ऐसा है, चलिए ठीक है आप कंपनी खोलिए और हम भी शामिल होते हैं, कुछ हम भी निवेश करते हैं और कुछ मुनाफा कमाते हैं। इस तरह से कंपनी खोली गई। अब जब कंपनी खोलेंगे तो कंपनी में ज़रूरत क्या होती है? पूंजी की। तो पता लगा कि किसी ने 100 रुपये लगाया, किसी ने 500 रुपये लगाया, किसी ने 1000 लगाया, किसी ने 5000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 10 रुपये लगाया। तो अब ये जितने भी लोग जिन्होंने 500 पाउंड से ऊपर की पूंजी लगाई थी, 500 पाउंड या इससे ऊपर की जो पूंजी लगाई थी, वो सारे इन्वेस्टर्स क्या कहलाए? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कौन हुए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स? बहुत सारे लोगों ने उसमें निवेश किया, लेकिन ऐसे निवेशक जिन्होंने 500 पाउंड या इससे अधिक की पूंजी लगाई, वो क्या कहलाए? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। अब ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, ये इनकी भी संख्या हज़ारों में पहुंच गई। तब क्या हुआ कि जब इनकी संख्या पहुंच गई हज़ारों में, तो उन्हीं में से ये जो हज़ारों कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, उन्हीं में से 24 लोगों का चयन किया गया। तो वो जो 24 लोगों का चयन किया गया, ये 24 लोग सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो ये जो सबसे प्रभावशाली 24 व्यक्तियों को चयनित किया गया, ये ही कहलाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या है? ऐसे सभी निवेशक जिन्होंने 500 पाउंड या उससे अधिक की पूंजी लगाई है, वो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से ऐसे 24 लोग जो कि कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उन्हीं को कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनका जो कार्यकाल होता था 1 वर्ष का होता था, यानी कि ये प्रतिवर्ष चुने जाते थे। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, एक्चुअली ये ही पूरी एग्जीक्यूटिव थी, निदेशक मंडल था। जो कुछ भी कार्य होते थे कंपनी से संबंधित, उनकी जो देख रेख है, उनसे संबंधित जितनी भी नियम बनते थे, जो भी नीतियाँ बनती थी, वो सारे कौन बनाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी कि यही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अब हम आते हैं इनके प्रावधानों पे। तो पहला जो प्रावधान था वो था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष, 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ये पहला प्रावधान किया गया। आपने देखा ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता था? प्रतिवर्ष चुने जाते थे, और यानी कि उनका कार्यकाल क्या था? 1 वर्ष का था। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? संसद ने कहा ऐसा है कि आप जो ये हर साल तमाशा कर रहे हैं, इसको ख़त्म करिए और एक बार चुनिए, उनको 4 साल तक के लिए उत्तरदायित्व दीजिए। तो पहला काम तो ये हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप। अभी देखिए कि जो कंपनी है वो कोई सरकारी कंपनी तो थी नहीं, तो वो जो कंपनी है भारत में व्यापार कर रही थी, फिर उसने भारत में प्रशासन भी शुरू कर दिया। अब चूँकि कंपनी ने, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने संसद में एक पत्र लिख करके संसद से ऋण की मांग की थी कंपनी के लिए, तो अब जब ऋण मांगा है तो जाहिर सी बात है आप किसी से कुछ उधार मांगेंगे ना, तो उधार अगर वो आपको दे रहा है तो आपको 4 सलाह साथ में ज़रूर देगा। तो वही काम किया यहाँ पे संसद ने कि जब इन्होंने ऋण मांगा तो ऋण के साथ उन्होंने कहा ठीक है, ऋण तो हम दे रहे हैं, हम आपको धन तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको कानून बना के भी दे रहे हैं ताकि आपका प्रशासन भी अच्छे से चले और जो समस्याएं आ रही समस्याएं ख़त्म हो जाएं। तो अब हुआ क्या कि जो कंपनी थी, जब इसमें कैसे संसद का हस्तक्षेप हुआ? संसद ने कहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो जो भी पत्राचार करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी पत्र भेजेगा
वो पत्र संसद में पेश किए जाएंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी पत्र भेजेगा वो कहाँ पेश किए जाएंगे? संसद में पेश किए जाएंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां थी वो सारी अब किसकी नज़र में आ जाएंगी? संसद की नज़र में। यानी संसद अब उन पे नज़र रखना चाहते हैं कि भारत में क्या गतिविधियां हो रही हैं इनकी। तो इस तरह से उन पर नज़र रखने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि संसद का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके प्रशासन में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। अभी हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई हस्तक्षेप की। आगे चल के देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा और फाइनली 1858 में आकर के कह देंगे भाई तुम्हारे रहते इतना बड़ा विद्रोह हो गया, ऐसा करिए आप हटिए, शासन प्रशासन हम ही देख लेंगे। तो वो जो 1858 में हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि बन रही 1773 में। तो 1773 के एक्ट में सबसे पहली बार ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप शुरू हो गया कंपनी में। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, संसद ने कहा कानून बना करके कि ऐसा है आपके भारत में है 3 प्रेसिडेंसीज और उन तीनों प्रेसिडेंसीज के पास में समान अधिकार है और ये जो आपस में मतभेद चलता रहता है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप इन तीनों में से एक को सुप्रीम नहीं बना देंगे या एक को सर्वोच्चता प्रदान नहीं करेंगे। इस क्रम में जो बंगाल प्रेसिडेंसी है तो बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई। बंगाल प्रेसिडेंसी को अब सर्वोच्चता प्रदान की गई किस पर? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पे। यानी अब बंगाल प्रेसिडेंसी भारत में सर्वोच्च प्रेसिडेंसी हो गई। तो अब जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी इनके साथ क्या हुआ कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज अपने आंतरिक प्रशासन में तो स्वतंत्र थी। आंतरिक प्रशासन मतलब कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या किसानों की कोई समस्या है या स्थानीय कोई भी समस्याएं हैं जो प्रेसिडेंसी के अंदर की हैं उन पर तो ये स्वतंत्र हैं, उन पर कोई भी कानून बना सकती हैं। लेकिन किसी के साथ युद्ध करना है या संधि करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? बंगाल प्रेसिडेंसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई किस पर? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पे। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी अपने आंतरिक प्रशासन में तो स्वतंत्र रही, लेकिन जो बाह्य प्रशासन है तो उस पे जो अधिकार हो गया वो हो गया बंगाल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, कि अगर उन्हें किसी के साथ युद्ध या संधि करनी है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले आप देखते हैं ना कि एक तरफ बम्बई प्रेसिडेंसी युद्ध की संधि कर रही है मराठों के साथ और बंगाल प्रेसिडेंसी युद्ध की घोषणा कर रही है। तो ये स्थिति दोबारा ना बने तो अगर युद्ध या संधि करनी है तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चूंकि जब बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान की गई तो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर तो नहीं कहलाएगा, उसका पदनाम भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। 1773 के एक्ट के द्वारा ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये कहलाया जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। तो गवर्नर जनरल का पद कब सृजित हो रहा है? 1773 में। किस अधिनियम के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इस क्रम में जो पहला आपका गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बना पहला गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में आप याद रखिए कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल बना। और यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे हैं, इसको भारत का गवर्नर जनरल नहीं कह रहे, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर ना कह करके क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पॉइंट हो गया। अब चूंकि जो गवर्नर अभी तक तो बंगाल का जो गवर्नर था उसे जो भी प्रशासन देखना होता था वो सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए देखना होता था। अब चूंकि उसको सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई और मद्रास और बम्बई भी उसकी अधीनता में आ गए तो अब उसका कार्यभार बढ़ गया। तो जब कार्यभार बढ़ गया तो जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। और वो जो परिषद का गठन किया गया
उसमें 4 सदस्य होते थे। तो आप देखिए पॉइंट, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए परिषद बनाई गई उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। अब इन चारों सदस्यों के जो नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो जो 4 सदस्य हैं इनमें से पहला है बारवेल, दूसरा है मानसन, तीसरा है फिलिप फ्रांसिस। ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर और इनको आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य थे उनके नाम क्या हैं, ये याद रखने हैं आपको। और जो 5वां था वो था क्लेवरिंग। तो ये चौथा। तो ये जो आपके 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य आपके बारवेल, मानसन और फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग। अब इनमें से भी ये जो 3 हैं आपके, ये जो 3 हैं, ये 3 इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? ये इंग्लैंड से आए थे। जबकि ये परिषद का गठन किया गया तब ये इंग्लैंड से आए। और इनमें से जो आपका बारवेल है ये पहले से ही भारत में रह रहा था। तो ये पहले से भारत में रह रहा था। अब जो परिषद बनाई गई उसमें किया क्या गया कि अगर कोई भी निर्णय लेना है तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, तो मिला के हो गए 5 लोग। तो अगर कोई भी निर्णय होगा तो जो निर्णय होगा वो 3:2 के रेशियो में होगा। यानी कि जब पक्ष में 3 मत आएंगे तभी कोई नियम, कोई जो चर्चा होगी वो कानून बन सकती है। अगर आपके पक्ष में 3 मत नहीं है तो वो कानून नहीं बन पाएगा। तो अब यह आवश्यक था कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाना चाहता है तो कम से कम इन 4 सदस्यों में से वो 2 को अपने फेवर में कर ले, तभी तो वो कानून बना पाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी इनमें गुटबंदी शुरू हो गई और गवर्नर जनरल का उसकी अपनी परिषद से ही विवाद प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल का कार्यभार बढ़ गया, इसलिए उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। और जो गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाएगा तो जो निर्णय होगा वो 3:2 के रेशियो में होगा। तो और उसके साथ साथ में आपको ये चारों के नाम याद रखने। अब इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में या वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में वो कौन सा सदस्य था जो पहले से भारत में रह रहा था। तो पहले से भारत में कौन रह रहा था? आपका बारवेल रह रहा था। फिर पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल का समर्थक कौन था इन चारों में से। तो जो कि ये बारवेल भारत में रह रहा था तो उसके वारेन हेस्टिंग्स के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इस वजह से जो बारवेल था ये ही आप वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। तो इसके संदर्भ में आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये पहले से भारत में रह रहा था, साथ ही साथ ये वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। अब एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। तो प्रबल विरोधी कौन था? वो था फिलिप फ्रांसिस। जो फिलिप फ्रांसिस है ये वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। और इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि आप सोचेंगे 4 हैं कैसे याद रखें, तो बहुत आसान है। आप देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। तो इसी से आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के जो प्रबल शत्रु थे कौन थे? फ्रांसीसी। तो यहाँ पे इसके नाम में क्या आ रहा है? फ्रांसिस आ रहा है ना, बस फ्रांसिस से याद रख लीजिए। फ्रांस से याद रखिए कि जो फ्रांसिस है ये ही वारेन हेस्टिंग्स का प्रबल विरोधी था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और वो 4 सदस्यों के नाम भी आपको याद रखना है और उनमें से कौन वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था? बारवेल था। कौन पहले से भारत में रह रहा था? वो भी बारवेल था। कौन प्रबल विरोधी था? तो वो आपका था फिलिप फ्रांसिस। और इनमें से बारवेल को छोड़ के अन्य तीनों इंग्लैंड से आए थे। तो ये इस संदर्भ में ये सारे जो तथ्य दिए हैं ये महत्वपूर्ण हैं। अगला एक जो और महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ और यह गठन कहाँ हुआ? ये हुआ कलकत्ता में। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो मुख्य न्यायाधीश बने आपके एलिजा इम्पे।
प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो आप लोगों को ये क्लियर होंगे बिल्कुल ही। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये बने आपके एलिजा इम्पे। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे, और वो जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको भी आपको याद रखना है और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक थे हाइड, एक थे चैम्बरलिन, और लिमेस्टर। तो ये 3 अन्य सदस्य थे कहाँ पे? जो आपका मुख्य न्यायाधीश था उसके साथ में ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टर। अब अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ में 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, और उसमें ये 3 नाम के साथ में एक अन्य नाम दिया रहता है। तो आपको ये याद रखने हैं, और याद करना बहुत आसान है। मुख्य न्यायाधीश तो आपको पता है एलिजा इम्पे हैं, और इनको आप याद रखिए HC और L। HCL से याद रखिए, H फॉर हाइड, C फॉर चैम्बरलिन और L फॉर लिमेस्टर। बहुत आसानी से आपको याद बना रहेगा। तो ये ही सारे प्रावधान हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किए गए। क्या प्रावधान किए गए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रावधान क्या किया गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जिनका निर्वाचन हर साल होता था, तो वो अब प्रतिवर्ष के बजाय वो 4 साल के लिए हो गया, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा प्रावधान कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी पत्र भेजेगा वो पत्र अब संसद में पेश किए जाएंगे, और इस तरह से कंपनी के प्रशासन में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, उन तीनों प्रेसिडेंसीज में बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी पर सर्वोच्चता प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी अब दोनों प्रेसिडेंसी पे सर्वोच्च बन गई, तो वहाँ का गवर्नर ना कहलाकर क्या कहलाया जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस क्रम में जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। और आगे जब अब उसको मद्रास और बम्बई की भी शासन व्यवस्था देखनी है तो उसका कार्यभार बढ़ गया, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद गठित की गई। कितने सदस्य हैं इस परिषद में? 4 सदस्य हैं। क्या नाम है उनके? बारवेल, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवरिंग। और इनको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप लिखिए बम फेंका। बम बा से बारवेल, मा से मानसन, फे से आपका फिलिप फ्रांसिस और का से क्लेवरिंग। तो बम फेंका से बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके 4 सदस्यों के नाम। साथ ही साथ इसमें और क्या चीज़ हुई? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो 1773 के अधिनियम की संस्तुति पर ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आपसे भी पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई? 1774 में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे के साथ में अन्य न्यायाधीश जो 3 थे वो कौन थे? तो उनके भी नाम आपको बता दिया, आप HCL से याद रख सकते हैं, हाइड, चैम्बरलिन और लिमेस्टर। तो यहाँ पर इस अधिनियम से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनसे संदर्भित सभी प्रावधान आपके सामने लिखे हुए हैं। और यहीं से जितने प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं ये सभी संदर्भ ऐसे हैं जो या तो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कोई भी ऐसा संदर्भ यहाँ पर नहीं उठाया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए और देखिए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए। नोट्स आप इनको देख करके स्वयं बनाएंगे। जब आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आपको मालूम होता है आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी है और वो ज़्यादा समय तक याद बनी रहती है। अब ये तो हो गया प्रावधान। जैसा कि हमने कहा कि आप अगर पृष्ठभूमि जान लेते हैं, समस्याएं जान लेते हैं, तो आपको मालूम होता है कि प्रावधान क्या किए गए होंगे। प्रावधान भी वही किए गए होंगे जिनमें उनका समाधान होगा।
अब इसमें क्या अब उन प्रावधान की अगर कमियां जान लेते हैं तो मतलब आपका वो पूरा क्लियर। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो कहा क्या गया कि जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ जो भी नियम बनाएगा, तो गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा वो जो कानून है उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना पड़ेगा। कहाँ पंजीकृत कराना पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय में, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में उनको पंजीकृत कराना पड़ेगा। यानी कि कानून बना रहा है गवर्नर जनरल, लेकिन उसका पंजीकरण कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मुद्दे पे आकर के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का सर्वोच्च न्यायालय के साथ विवाद प्रारंभ हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कमियों में। तो इसमें पहली कमी तो यही रही। दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में लाया गया। तो जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनका कहना था कि हमारी नियुक्ति तो इंग्लैंड में हो रही है और हम जो शासकीय सेवाएं दे रहे हैं वो हम इंग्लैंड के लिए दे रहे हैं, तो हमें अपनी शासकीय सेवाओं के लिए हमारे मामलों की सुनवाई ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्यों हो? हमारे मामलों की सुनवाई तो लंदन में इंग्लैंड में होनी चाहिए। तो दूसरा जो प्रावधान इसमें था जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, उसमें क्या था कि जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वो भी क्या हो गए? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गए। तो जब इनके दायरे में आ गए तो ब्रिटिश कर्मचारी जो थे इन्होंने भी विरोध किया। आगे चल के आप यही देखेंगे, यही दोनों कमियां हैं और इन्हीं दोनों कमियों का निराकरण किया जाएगा अगले अधिनियम में। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्र यहाँ पे किया गया कि जो भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाएगा उनका पंजीकरण कराना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। और साथ ही साथ जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में ला दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित और आप एक मुद्दा है वो है कि एक न्यायिक हत्या का संदर्भ आप लोग सुनते हैं। तो न्यायिक हत्या जो है, न्यायिक हत्या क्या है? तो जो न्यायिक हत्या है, कौन सी घटना न्यायिक हत्या कहलाती है? कौन सी घटना न्यायिक हत्या कहलाती है? तो नंद कुमार को जो फांसी दी गई थी, नंद कुमार की फांसी जो है यही कहलाई जाती है इतिहास में न्यायिक हत्या। और न्यायिक हत्या के लिए उत्तरदायी कौन थे? तो उत्तरदायी थे इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स और साथ ही साथ आपका एलिजा इम्पे जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यायिक हत्या किससे संबंधित है? नंद कुमार से। और साथ ही साथ कि न्यायिक हत्या के लिए उत्तरदायी कौन है या न्यायिक हत्या से कौन संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे। अगर प्रश्न में इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया हो तो जो ऑप्शन दिया होगा आपको उसी को टिक करना है कि वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे। दरअसल नंदलाल जो नंद कुमार थे उन पर एक झूठा आरोप लगाया वारेन हेस्टिंग्स ने और झूठा आरोप लगा करके एलिजा इम्पे से उसको फांसी दिलवाई गई थी। तो आरोप कौन लगा रहा है? वारेन हेस्टिंग्स। फांसी की सज़ा कौन सुना रहा है? मुख्य न्यायाधीश। तो इसी क्रम में ये नंद कुमार की फांसी ये न्यायिक हत्या कहलाती है। साथ ही साथ इस हत्या के लिए जो जिम्मेदार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपके वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे। तो सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में एक ये प्रकरण भी महत्वपूर्ण है और कभी कभार इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर यही सारे प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए थे। और आगे चल कर के ये जो कमियां हैं, क्या कमियां हैं? पहली कमी तो ये कि जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो भी कानून बना रही है उसका पंजीकरण कराना है सर्वोच्च न्यायालय में। तो अब इसमें क्या लगता है? इसमें ऐसा लगता है ना सर्वोच्च न्यायालय बड़ी संस्था हो गई, तो गवर्नर जनरल का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि उसका मान कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। तो इस वजह से विवाद शुरू हुआ। दूसरी चीज़, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका कहना था हमारी नियुक्ति इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड से हो रही है, हम जो सेवाएं दे रहे हैं वो हम उनके लिए दे रहे हैं, तो हमारे शासकीय मामलों की सुनवाई भारत में ना हो करके इंग्लैंड में होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपराधिक मामला है
किसी की हत्या कर दी, कोई अपराध में हम लिप्त पाए जाएं, तो वो यहाँ पर मामला सुनवाई उसकी हो सकती है। लेकिन कई शासकीय सेवाओं के लिए अगर हमने कुछ भी किया है तो उसकी सुनवाई, उसका अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं होकर के इंग्लैंड में होना चाहिए। तो यही इस प्रावधान में जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें ये कमियां थी। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई भी डाउट आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज ज़रूर कंसीडर किए जाएंगे और उद्देश्य यही है कि जो भी टॉपिक उठाएं वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट ना रह जाए और किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जाए, आप वो प्रश्न को सही से हल कर पाएँ। तो आज का ये जो संदर्भ है ये तो यहीं पर पूर्ण होता है और अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य अधिनियम के साथ में और उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और उसको पूरी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।